सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को स्ट्रेस फ्री होकर देखिए, ना कि स्ट्रेसफुल होकर। और आपने हमारा इससे पहला वीडियो देखा नहीं होगा तो आई बटन में आपको लिंक मिल गया होगा, तो उससे पहले जाकर देखिए, जिसकी वजह से आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। रिवर्सिबल सेल इंजरी रिजल्ट्स इन सेलुलर एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट कैन स्टिल बी रिवर्स्ड इफ द स्ट्रेस इज इवेंचुअली रिमूव। यानी जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, इसमें सेलुलर और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं जब हम सेल के ऊपर का जो स्ट्रेस होगा उसे रिमूव करेंगे। तब जो सेल है उसकी ओरिजिनल कंडीशंस और जो ओरिजिनल सेलुलर और मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस होगी उन्हें एक्वायर करेगी। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में इन्वॉल्व होने वाले मैकेनिज्म के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे पहला है डिप्लेटेड रिसोर्सेज ऑफ एटीपी इन द सेल ओविंग टू डिक्रीज लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी एटीपी की मात्रा सेल में कम होने के कारण जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एटीपी होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देन सेकेंड, हाइड्रोपिक सेलुलर स्वेलिंग, अ phenomenon caused by changes in ion concentration and water influx। यानी जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है सेल में उसमें चेंजेस आ जाने की वजह से और जो वाटर है सेल में उसकी लेवल बढ़ने के कारण हमें सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। थर्ड, ऑर्गेनल्स विद इन द सेल शोज मिनट अल्टरेशन। यानी जब सेल पर कोई स्ट्रेस आएगा तब जो ऑर्गेनल्स होगी सेल के अंदर वो भी अल्टरेशन दिखा देंगे। रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे जो पैथोजेनेसिस की प्रोसेस में सेल में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, और जब पैथोजेनेसिस होता है और सेल को इंजरी होती है तब जो सेल के नॉर्मल फंक्शंस में चेंजेस होने वाले हैं उन्हें हम आज स्टडी करेंगे। तो इस लिस्ट में है सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोम डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज। जो ये चार टाइप्स है इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लिस्ट में जो पहला है वो है सेल मेम्ब्रेन डैमेज। यानी जब सेल पर कोई स्ट्रेस आ जाता है उसकी वजह से जो सेल का मेम्ब्रेन है उसमें क्लीवेज हो जाता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन डैमेज कहते हैं। डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन रिजल्ट्स इन loss of osmotic gradient and disruption of ion channels that usually regulate internal ionic concentrations। यानी सेल मेम्ब्रेन के डैमेज की वजह से जो सेल का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है उसमें लॉस हो जाता है, और जो आयन चैनल्स होते हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम जैसे आयंस का रेगुलेशन करते हैं सेल में और सेल के बाहर में, उनमें डिस्ट्रप्शन आ जाता है। यानी जो आयन चैनल्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। Damage to the cell membrane can eventually cause the loss of cell contents as well as metabolites that usually allow ATP regeneration resulting in energy depletion। यानी जो सेल कंटेंट या मेटाबॉलाइट्स होते हैं जो कि एटीपी की रिजनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें लॉस होने के कारण जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है, और जो सेल को एनर्जी लगती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जो एटीपी है उसमें कमी आ जाती है। सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज। यानी सेल पर स्ट्रेस आने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज आ जाता है और जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज एक्टिवेट्स द माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर दैट इज एमपीटीपी which cause ATP depletion due to decreased ATP synthesis and the trigger of apoptosis। यानी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के डैमेज की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर यानी एमपीटीपी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटीपी है उसमें कमी आ जाती है और एटीपी का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, जो कि एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है, जो कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी का टाइप है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है जिसमें अल्टरेशन देखा जा सकता है सेल इंजरी की वजह से, वो है राइबोसोमल डैमेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैमेजिंग फैक्टर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीसोम्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल राइबोसोम्स दैट इज मोनोमर्स, reducing of ribosomes number and separation of organelles from intracellular membranes are observed।
यानी जो डैमेजिंग इन्फ्लुएंसर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलीजोम का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी पॉलीजोम्स का विनाश हो जाता है, जो कि आमतौर पर राइबोसोम से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम मोनोमर्स भी कहते हैं। और इन राइबोसोम का विनाश होने के कारण राइबोसोम की संख्या में कमी आ जाती है और जो इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन में ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें सेपरेशन देखा जा सकता है। These changes are accompanied by a decrease in the intensity of protein synthesis process in the cell. As a result of continued hypoxia, ribosomes are detached from rough endoplasmic reticulum and polysomes are degraded to monosomes, thus causing decreased the protein synthesis. यानी जो सेल में परिवर्तन होता है उसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस सेल में कम हो जाता है। निरंतर हाइपोक्सिया के वजह से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाते हैं और पॉलीसोम का कन्वर्जन मोनोसोम में हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। पीसीआई सिलेबस के अनुसार जो लास्ट सेल इंजरी का इवेंट है वो है न्यूक्लियर डैमेज। Nuclear changes appear in the form of one of three patterns, all due to non-specific breakdown of DNA। यानी जो न्यूक्लियर चेंजेस हो जाते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक डीएनए के ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं, वो 3 पैटर्न्स में हमें दिखाई देते हैं। In first pattern, the basophilia of the chromatin may fade, that is karyolysis, a change that presumably reflects DNA's activity। यानी जो क्रोमेटिन में बेसोफिलिया होता है वो फीका हो जाता है, जो कि डीएनए एक्टिविटी में जो चेंजेस आते हैं उन्हें दर्शाता है और दिखाता है। देन अ सेकेंड पैटर्न also seen in apoptic cell death is pycnosis। यानी जो सेकंड पैटर्न है वो है पाइक्नोसिस, जो कि एपोप्टिक सेल डेथ में देखा जा सकता है। कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड इंक्रीज basophilia। Here the DNA apparently condenses into solid shrunken basophilic mass। यानी जो पाइक्नोसिस जो सेकंड पैटर्न है जो कि कैरेक्टराइज्ड है बाय न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड इंक्रीज basophilia, और यहाँ पर जो डीएनए है उसका कंडेंसेशन होता है इनटू सॉलिड श्रंकन बेसोफिलिक मास में। इसके बाद जो थर्ड पैटर्न है उसे कैरियोरेक्सिस कहा जाता है। द पाइक्नोटिक और पार्शियली पाइक्नोटिक न्यूक्लियस अंडरगोज फ्रैगमेंटेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। द न्यूक्लियस इन द नेक्रोटिक सेल टोटली डिसअपियर्स। यानी जो कैरियोरेक्सिस है इसमें होता क्या है, जो पाइक्नोटिक और पार्शियली पाइक्नोटिक न्यूक्लियस होता है उसका फ्रैगमेंटेशन होता है, जिसके वजह से जो टाइम बीतने के साथ जो न्यूक्लियस होता है नेक्रोटिक सेल में वह गायब हो जाता है, जो कि टोटली डिसअपियर हो जाता है नेक्रोटिक सेल से।